दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत की अर्थव्यवस्था जो चौथे नंबर पर थी वो छठवें नंबर पर क्यों पहुंच गई। तो आज मैं इसी विषय पर बात करूंगा और यही मुख्य बिंदु रहेगा बात करने का। तो दोस्तों पहले तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, फिर जो है इसको शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। और इस वीडियो के जो डेटा फैक्ट्स होंगे वो भी आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो को कि सबसे पहले तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है छठवें नंबर पर है। तो हम जानकारी करेंगे कि भारत से 5 पहले देश कौन से हैं जिनकी अर्थव्यवस्था भारत से ऊपर है। तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था के मैं अगर अर्थव्यवस्था बोल रहा हूँ या इकोनॉमी बोल रहा हूँ तो दोस्तों आप इसको इकोनॉमी समझें या जीडीपी समझें या फिर जो है आप जो है अर्थव्यवस्था समझें, सब एक ही बात है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा सबसे पहले नंबर की बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पर किसकी अर्थव्यवस्था है तो वो है अमेरिका की। और अब आप कह रहे हैं कि अमेरिका की, तो अमेरिका की कितनी बड़ी जो है अर्थव्यवस्था है, कितनी बड़ी इकोनॉमी है। तो उनकी इकोनॉमी जो है वो है आपकी 32.38 ट्रिलियन डॉलर की जो है इकोनॉमी है अमेरिका की। इसके बाद में अगर हम बात करें तो चाइना की दूसरे नंबर पर आती है। चाइना दूसरे नंबर पर आता है। तो चाइना की कितनी है तो चाइना की है 20.85 ट्रिलियन डॉलर। इसके बाद में जर्मनी की बात करते हैं। जर्मनी की कितनी है तो जर्मनी की है 5.25 ट्रिलियन डॉलर। अब हम बात करते हैं जापान की। तो जापान की है 4.38 ट्रिलियन डॉलर। इसके बाद में अगर यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की बात करें हम तो उसकी है आपकी 4.26 ट्रिलियन डॉलर। अब हम बात करते हैं भारत की। तो भारत हमारा जो है अब छठवें नंबर पर आता है और उसकी जो इकोनॉमी है वो है आपकी 4.15 ट्रिलियन डॉलर। तो दोस्तों अब कह रहे होंगे कि अब इसके बाद किसकी है तो इसके बाद किसकी नहीं है। अभी इसके बराबर में जो कहें तो अभी आगे तो नहीं निकला है, जिसको हम ब्राज़ील के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा जो साउथ अमेरिका का जो एक देश है ब्राज़ील, बहुत बड़ा देश है। और आपने देखा होगा वहाँ की जो अमेजन के जंगल, अमेजन की जो नदियाँ तो जो है वहीं पाई जाती हैं। तो नाइल नदी भी वहीं पाई जाती है। तो उस तरीके से जो है आप देख सकते हैं। तो वही जो देश है अमेजन वाला, तो उसी की हम बात कर रहे हैं। वो जो है बिल्कुल भारत के बराबर में खड़ा हुआ है और उसकी इकोनॉमी बिल्कुल भारत के बराबर है। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में अब बात आती है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो जो है कम कैसे हो गई, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो नीचे कैसे आ गई, ऐसे क्या कारण रहे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक ही बात शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि जो रुपये की जो कमजोरी है, जो रुपया है हमारा, आप जानते होंगे रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, तो ये रुपये की जो कमजोरी है वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है किस चीज़ का, इकोनॉमी को नीचे ले जाने का। अब आपने देखा होगा, अब आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे कि पहले आपने देखा होगा कि $1, अब इंटरनेशनल करेंसी जो है जो दुनिया में डॉलर में जो है स्थापित है, आपको भी पता होगा। तो अब जब इंटरनेशनल करेंसी डॉलर है तो अब आप देख सकते हैं कि जब अभी से जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तब लगभग ऐसा था कि हमारी और जो है अमेरिका की जो करेंसी है जिसका नाम है डॉलर, तो रुपया और डॉलर दोनों लगभग बराबर थे। अगर आप कहें कि एग्जैक्ट कितने थे तो मैं आपको बताता हूं कि 1 रुपये के बराबर 3.13 रुपीज़ की बराबर, यानी 13.3 रुपये के बराबर 1 रुपया हुआ करता था। लेकिन अब मैं आंकड़ा थोड़ा आगे बढ़ाऊं तो 1991 में ऐसा हुआ कि हमारा 1 रुपया यानी हमारे 18 रुपये और अमेरिका का $1 बराबर होने लगा। उसके बाद में मैं 2010 का आंकड़ा बताऊं तो उस समय पर 40 रुपये, हमारे 40 रुपये और अमेरिका का जो अमेरिका का अगर हम कहें तो अमेरिका का $1 बराबर
बराबर था। इसके बाद मैं और आगे जाऊं तो 2013 के डाटा के हिसाब से 2013-14 में ये जो है 60 रुपये का हमारा डॉलर हुआ करता, हमारा रुपया 60 रुपये हमारे और उनका $1 बराबर हुआ करता था। उनके $1 के बराबर हमारे 60 रुपये हुआ करते थे। तो यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा जो है ये जो है अब आज का आंकड़ा ये है कि अभी आपने कुछ दिन देखा होगा पिछली साल 85 रुपये का जो रहा, 84-85 रुपये रुपये में $1 जो है रहा बराबर। अब उसके बाद में फिर 89 हुआ, 90 हुआ और उसके बाद बढ़ते बढ़ते आज आप देख सकते हैं कि 94-95 रुपये का जो है जो डॉलर हो गया है। एक यानी एक जो डॉलर है वो 94-95 रुपये की लगभग बराबर हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं सारे देश जो है अपनी जो इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं। तो बूस्ट करने का कारण क्या है कि वो अपना जो रुपया है उसको जो है मजबूत कर रहे हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कैसा है? भारत में सबसे बड़ी कमजोरी बहुत सारी हैं, उन पे भी हम बात करेंगे। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे पहला कारण यही है कि रुपए की कमजोरी। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है जीडीपी का रिवीजन। जीडीपी रिवीजन में क्या आता है कि जैसे कि भारत सरकार की जो बेस ईयर है, जीडीपी का बेस ईयर है, तो अगर उसकी गणना की जाए तो उसमें जो गणना की जाती है तो उसके उसके कारण हैं वो पिछले जो अनुमानों के हिसाब से उनमें कमी आई है, उनमें जो है कमी आई है। तो ये दूसरा जो है कारण बन रहा है। ये दूसरा कारण है कि जीडीपी रिवीजन जो है इसका दूसरा कारण है। तो अब मुझे लगता है ये दोनों चीज़ आपको समझ आ गई होंगी। तो अब हम एक चीज़ और बात करते हैं। अब ये सारी चीज़ें तो बहुत जो है मेन थी जो मैंने आपको बताई कि अर्थव्यवस्था कौन सी किस रैंकिंग पे है। तो आपको अब पता ही चल गया होगा कि पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जर्मनी, चौथे पे जापान, पाँचवें पे यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, छठवें पे भारत है, सातवें पे ब्राज़ील है, फिर जो है नीचे और भी देश हैं। ठीक है, तो अब आपको ये बात समझ में आ गई। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि इस रैंकिंग को जारी कौन करता है। तो इस रैंकिंग को जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी जो फंड होता है, जिसको आईएमएफ के नाम से जानते हैं, ये जो है एक तरीके से आपने देखा होगा वर्ल्ड बैंक जिस तरीके से होता है उसी तरीके से आईएमएफ होता है। इस जैसे भारत में आरबीआई, तो इंटरनेशनल लेवल पर ये दो चीज़ होती हैं, विश्व बैंक और आईएमएफ। ये तत्काल रूप से जो है लोन देने वाली, कर्जा देने वाली एक संस्था है। तो आप देख सकते हैं उसको। इसके अलावा यही एक रिपोर्ट निकालती है, आईएमएफ एक रिपोर्ट निकालती है। तो रिपोर्ट कौन सी निकालती है? तो वो उस रिपोर्ट का नाम है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो उसी के हिसाब से वो रिपोर्ट जो अभी अप्रैल के महीने में निकाली गई है, तो उसी में ये लिखा हुआ है कि जो उसी के डेटा के हिसाब से लिखा क्या हुआ, लिखा तो है ही, लेकिन उसी के डेटा के हिसाब से भारत जो है 6वें स्थान पर पहुंच गया है। तो अब वो पहुंचा क्यों है वो मैंने आपको बताया कि उसमें रुपए की कमजोरी है। अब रुपए की कमजोरी पे मैं और बात करना चाहूँगा। क्या बात करना चाहूँगा? ये बात करना चाहूँगा कि आप सोच रहे होंगे कि रुपया कमजोर क्यों होता जा रहा है। रुपया कमजोर क्यों होता जा रहा है? सबसे बड़ा रीजन ये है कि रुपया कमजोर क्यों होता जा रहा है, भारत का रुपया क्यों कमजोर हो रहा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जो हम माल जो एक्सपोर्ट करते हैं, भारत, आपको पता होगा कि मैं थोड़ा सा आपको फैक्ट बेस पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे कि भारत का जो हम जो व्यापार करते हैं, भारत का जो ट्रेड होता है, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, दूसरे देशों के साथ जो व्यापार होता है उसकी बात करते हैं। तो व्यापार जो है, भारत जो है हर साल जो व्यापार करता है वो कुल अगर एक्सपोर्ट की बात करूं, मैं टोटल एक्सपोर्ट की बात करूं, तो भारत जो है 860.09 बिलियन डॉलर जो है हर साल जो है क्या करता है, ये जो है एक्सपोर्ट करता है। क्या करता है? एक्सपोर्ट यानी निर्यात करता है, यानी चीज़ों को बेचता है। इतने रुपए की सामान हम बेचते हैं दूसरे देशों को। अच्छा, इसके बाद में अब हम बात करें कि कुल आयात, भारत का कुल आयात कितना। आयात का मतलब होता है कि भारत कितनी चीज़ें खरीदता है। इसका मतलब ये है कि भारत जो है टोटल कितना इंपोर्ट करता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो लगभग भारत जो है हर साल 970 जो बिलियन डॉलर जो है ये जो है क्या करता है, इतने रुपए का सामान खरीदता है। जैसे कि 860.09 बिलियन डॉलर का जो माल हम बेचते हैं, उसी तरीके से हम जो है 970 बिलियन डॉलर का माल खरीदते हैं। ठीक है, तो अब ये आपको समझ। अब इसके बीच में जो डिफरेंस आया, अब क्या है कि 860 का तो हम बेच रहे हैं,
समझ रहे हैं ना। 860 का तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम 970 का जो है क्या कर रहे हैं, हम जो है इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इंपोर्ट ज़्यादा का हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। तो इसमें क्या है, इसके बीच में एक डिफरेंस निकल के आता है। इसके बीच में क्या होता है, एक डिफरेंस निकल के आता है, डिफरेंशिएशन। तो उसका मतलब क्या है, वही हमारी जो ट्रेड होती है, जो हमारी जो व्यापार होता है, उसमें जो है क्या होता है, उसमें होता है डेफिसिट, यानी उसी में हो जाता है हमें घाटा। तो हर साल जब भारत जो है व्यापार करता है तो उसमें जो है घाटा पड़ता है भारत को। भारत कोई भी चीज़ बेचता है, भारत से आपने देखा होगा कि तमाम सारी चीज़ें बाहर देश में बिकने जाती हैं। उसी तरीके से भारत अपनी ज़रूरतों के हिसाब से भारत को जो है चीज़ें खरीदता भी है। तो खरीदने और बेचने का जो अंतर है, तो जो खरीदते हैं वो हम ज़्यादा रुपए की चीज़ खरीदते हैं, और जो हम बेचते हैं वो कम रुपए की चीज़ें जो है बेच पाते हैं। तो जो बीच में जो घाटा, जो डिफरेंस जो क्रिएट होता है, जो घाटा क्रिएट होता है, उसी को हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये है कि व्यापारिक घाटा, व्यापार घाटा, इसको व्यापार घाटा के नाम से जानते हैं। तो अब जो ट्रेड डेफिसिट जो हमारा होता है, तो इसमें जो है कितने रुपए का होता है, तो मैं आपको बताता हूं कि अब इस साल जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो है 119.30 बिलियन डॉलर का। अब जैसे हमने कितने रुपए का व्यापार किया है इस साल हमने जो है 860 रुपए की चीज़ें जो है बेची हैं, 860 बिलियन डॉलर की चीज़ें बेची हैं, और हमने जो है 970 बिलियन डॉलर की चीज़ें खरीदी हैं। तो अब इस चीज़ के बीच में जो हमने ज़्यादा जो माल खरीदा ज़्यादा है, तो कितने रुपए का ज़्यादा खरीदा है, तो डिफरेंस क्रिएट हुआ है। तो वो जो है हमने 119.30 बिलियन डॉलर का माल जो है हमें घाटा हुआ है व्यापार करने में। तो अब ये व्यापार जो है इस साल 119 का है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे तो इस साल जब 119 का है, अब ऐसा हर साल में होता है 119 बिलियन डॉलर, तो ये तो बहुत बड़ा घाटा है। हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, बिल्कुल ये बहुत बड़ा घाटा है। तो अब मैं पीछे की साइड जाता हूँ, पीछे जाता हूँ। पीछे जाने का मतलब क्या है कि जब हम भारत जो है हम या भारत एक ही बात है, तो हम व्यापार करते हैं दूसरे देशों के साथ में, तो जो ये घाटा हो रहा है 119.30 बिलियन डॉलर का, तो ये तो 2026 का घाटा है। लेकिन अगर मैं बात करूं 2025 का घाटा कितना है, तो 25 का भी इतना ही था लगभग। 25 का था आपका 94.66 बिलियन। 94.66 बिलियन का मतलब ये है कि जो है ये भी घाटा जो है 100 बिलियन डॉलर के आसपास है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें आप लगा सकते हैं। और ऐसा इसी साल नहीं, अब ये घाटा जो हर साल दर साल बढ़ता जा रहा है। बढ़ता क्यों जा रहा है? बढ़ता इसीलिए जा रहा है कि जो सरकार की जो पॉलिसी है, यहाँ की जो सरकार है भारत की, उसको अक्ल नहीं है, और यहाँ के जो अधिकारी हैं वो उनको भी बिल्कुल अक्ल नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे आप जो है बहुत अक्ल वाले हैं, आप ऐसी बात कर रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूं कि जिसका जमीर अमीर होता है, असल में वही अक्लदार आदमी होता है, वही समझदार होता है। यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं, वो इतने करप्ट हो चुके हैं, इतने हरामी हो चुके हैं, वो अपनी नज़रों में इतने नदारद हो चुके हैं, इतने निकृष्ट हो चुके हैं कि वो जो है अपनी इकोनॉमी को जो है जो इकोनॉमिक पॉलिसियाँ बनाते हैं, तो उसमें उनको पहले से पता होता है कि इसमें भारत को घाटा होगा, लेकिन फिर भी ऐसी रणनीतियाँ वो बनाते हैं। और नेता भी उनसे जो है एग्री होते हैं। और नेता, मैं और ज़्यादा बात कहूँ तो नेता इन चीज़ों में इंक्लूड होते हैं। और वो इंक्लूड इसलिए होते हैं कि वो विदेशों से जो है उनके कुछ जो दबाव होते हैं, उन पर दबाव होते हैं इस चीज़ के, तो उसके कारण हमें जो है ट्रेड में जो है डेफिसिट यानी घाटा पड़ता है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर जब अमेरिका में सभी देशों का सामान, अमेरिका में नहीं पूरे देशों में सबका सामान बेचने जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, तो अब उसमें क्या है कि भारत भी अपना सामान बेचने जाता है वहाँ पर। तो सामान जब बेचने भारत जाता है तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है? प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि वहाँ के जो विदेशों का माल आता है, जैसे चाइना भी बेचता है उस माल को। अब जैसे चाइना, म्यांमार, या फिर जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जैसे बांग्लादेश है, जैसे मालदीव है, जैसे कि जो है और भी बहुत सारे, ब्राज़ील है और रसिया है, ये यहाँ से भी माल जो है एक दूसरे देशों में बिकने के लिए जाते हैं। अब मान लो कि मैं अभी फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूँ कि भारत में जो है दाल उगती है। दाल आपको पता होगा, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा दाल होती है। तो अब महाराष्ट्र से दाल बिकने गई कहाँ पर? यूएस में। अब महाराष्ट्र से दाल बिकने गई यूएस में। अब हमारा एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश, इसके पड़ोस में देश है मालदीव।
अब मालदीव उसके पड़ोस में देश है, सॉरी मालदीव नहीं, उसकी पड़ोस में देश है म्यांमार। तो म्यांमार की दाल भी गई, भारत की दाल भी गई, बांग्लादेश की भी दाल गई, कहाँ गई? विदेश में बिकने के लिए गई, मान लो सपोज दैट अमेरिका में बिकने गई। तो अब वहाँ पर क्या होता है कि भारत जो है जब वहाँ के जो लोग सामान खरीदते हैं, तो वहाँ आपको पता है कि यहाँ का जो सामान है वो रुपए में है, रुपए में बिकता है, और वहाँ का सामान जो है डॉलर में जो है खरीदते हैं लोग, डॉलर में खरीदते होंगे और डॉलर में ही बिकता होगा यहाँ से जो लोग सामान जाता है। तो आप सोचिए कि यहाँ पर दाल का जो भाव है वो 140 रुपये किलो है यहाँ पर इंडिया में। तो अब इंडिया में जैसे आप दाल खरीदने आ रहे हैं या आप अमेरिका में दाल खरीद रहे हैं मान लो, तो अब ये जो पॉलिसी बनाते हैं हमारे देश के जो अधिकारी हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं वो इस हिसाब से बनाते हैं कि जब हम भारत से बाहर जब सामान बेचेंगे तो हमारा सामान ज़्यादा बिकना चाहिए, हमारा सामान ज़्यादा बिकना चाहिए। अब ज़्यादा बिकने का मतलब क्या होगा? ज़्यादा सामान जब बिकेगा जब सबसे सस्ता होगा तब। अब सामान जब आप ही मार्केट में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा दुकान पर भीड़ किसके पे लगी होती है? जिसका माल सस्ता होता है। तो ऐसे ही, ठीक वैसे ही भारत का जब इंटरनेशनल मार्केट में जब हमारा सामान बिकने जाता है तो भारत का जो सामान है ये जो है सबसे सस्ता करके बेचते हैं। सस्ता करने का मतलब क्या है कि हमारा जो सामान जो है वो ज़्यादा बिके, हमारा सामान जो है ज़्यादा बिके। तो ज़्यादा बिकने के चक्कर में हमारा सामान सस्ता बिकता है और ज़्यादा बिकता है, समझ रहे हो ना? सस्ता बिक रहा है और ज़्यादा बिक रहा है। तो देखिए अब इसमें ये चीज़ होती है कि जैसे कि हमारी दाल है, अगर हम दाल को सस्ता करके बेच रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ की जो ज़मीन है बहुत फर्टाइल है, वो हर साल हम दाल उगाकर बेच सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं और दूसरों को भी खिला सकते हैं। तो इसमें हमारा कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। लेकिन जब हमारा इंडिया, हमारा जो भारत है, तो अभी तो मैं बात कर रहा हूँ खाली खाने पीने की चीज़ों की, ठीक है? जैसे अब मान लो खाने पीने की कोई भी चीज़ है जो भारत में हर साल उगती है, हर साल उगती है। जैसे सेब है तो सेब का जम्मू कश्मीर में बहुत होता है। अब मान लो चाय है तो भारत में बहुत होती है, कॉफ़ी भारत में बहुत होती है। इसके अलावा और भी तरह दाल बहुत होती है, चावल बहुत होते हैं और गेहूँ बहुत होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम इन सारी चीज़ों को अगर विदेश में बेचते हैं तो अगर इसमें हमें घाटा पड़ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। घाटा पड़ जाएगा तो अगली बार हमारी धरती माता इतनी अच्छी है कि अगली साल और उगा लेंगे। लेकिन होता क्या है कि जब हम अपने मिनरल्स बेचते हैं, जैसे कोयला, बॉक्साइट, चांदी, और जो हमारे पास जो कॉपर है, ऐसी चीज़ें जब हम बेचते हैं, ऐसी चीज़ें हम जब बेचते हैं, यानी जो हमारे यहाँ से जाकर दूसरे देश में सस्ती चली जाती है और हमारे यहाँ की जो धरती है वो जो है मुश्किल से हमें जो है प्रोवाइड हुई है और बड़े सौभाग्य से, क्योंकि जहाँ पर जो देश जो है खनिज नहीं होते, जिस देश के पास खनिज नहीं होते, जैसे कि हमारा देश है भारत देश। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास आपको पता है कि डीजल पेट्रोल के भंडार खनिज नहीं है भी तो बहुत कम मात्रा में है। तो जब हमारे पास कम मात्रा में है तो अब हम विदेश में जब सामान, हमें तभी तो विदेश से सामान जो है हमें क्रूड ऑयल खरीदना पड़ता है। आपने देखा होगा, हमने वेनेजुएला से खरीदा, हमने रसिया से खरीदते हैं, हम जो है उससे पहले ईरान इराक से खरीदते थे। तो आपको पता ही होगा कि जब जिन चीज़ों की कमियां होती हैं उन चीज़ों को हम भारत जो है खरीदते हैं। तो अब उन देशों में क्या है, उन देशों में डीजल की और पेट्रोल की भरमार है, तो अब वो उनकी मजबूरी है कि वहाँ पर पानी नहीं, पानी से ज़्यादा जो है तेल वहाँ की धरती से निकलता है। लेकिन हमारे भारत में जो अब वो क्या है, वहाँ से हम जब सामान खरीदते हैं तो वो हमें सस्ता भी पड़ता है, ये भी बात है। यहाँ पर जब हम भारत जो है किसी भी तेल को यहाँ पर निकालेगा ज़मीन से, तो उसको निकालने में जो भारत का खर्चा आता है, तो मान लो कि वहाँ पर 20 पर बैरल अगर हमें $20 पर बैरल अगर हमें जो है मिल रहा है तेल, ऑयल, तो यहाँ पर उसका खर्चा जो है कम से कम 50 प्रति बैरल आता है। तो हमें वो वहाँ पर सस्ता पड़ता है। हम अपनी ज़मीन से भी निकाल सकते हैं लेकिन उतनी मात्रा में पहली बात तो है नहीं, दूसरी बात में है भी तो बहुत महंगा पड़ता है। इस वजह से हम जो है, अब जैसे असम में कहीं से, असम में एक शहर है डिगबोई, असम में तेल के जो है जो कुएँ हैं वहाँ से हम तेल निकाल सकते हैं। ऐसे ही कुछ गुजरात के क्षेत्रों में जो है कुछ हमारे पास कुएँ हैं, तो वहाँ से हम तेल निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं ना? तो ऐसे ही जो है हम वहाँ से तेल निकाल सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हम जो है इन चीज़ों को अपने आप में नहीं रोकेंगे, यानी यहाँ पर जो हमें जो चीज़ें जो हम व्यापार कर रहे हैं दूसरे देशों के साथ, तो ऐसी चीज़ें खनिज जो हमारे हैं
वो जो है हमें कंट्रोल करनी चाहिए, उनको सस्ते में नहीं बेचना चाहिए। और दूसरी बात यह, वैसे तो खनिज भारत में जो है पहले बार्टर सिस्टम चलता था, तो हमें जो है, अब आप कहेंगे कि सोना चांदी जो भारत में, अब तो हम इम्पोर्ट करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सोने की बात करें तो सबसे ज़्यादा सोना जो है ऑस्ट्रेलिया में होता है। कॉपर की बात करें तो वो चिली में सबसे ज़्यादा होता है। तो आप इनकी तरीके से जो हम चाहें, जैसे चांदी है तो चांदी हमारे राजस्थान में बहुत ज़्यादा होती है। तो इन डाटा फैक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि हमारी जो है कमजोरी क्या है, कि हमें जो है सस्ते में सामान बेचना पड़ता है। सस्ते में सामान यही है कि भारत सरकार ये फॉर्मूला अपनाती है कि जब हम सामान को ज़्यादा बेचेंगे और सस्ता बेचेंगे तो ज़्यादा बेचेगा तो प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। लेकिन ये इतने मूर्ख हैं कि जो है सामान की तरीके से बेचा जाए। अगर हम जो है, मैंने पहले ही बताया कि जैसे अगर हम दाल, गेहूँ, चावल ये सारी चीज़ें बेचते हैं तो तब तो चलो कोई दिक्कत नहीं, हम अगली बार कमा लेंगे। लेकिन दूसरी बात ये है कि जब हम अपने खनिज भंडार को दूसरों को बेचते हैं तो ये सबसे बड़ी बात है, ये हमें घाटा जो है देके जाता है। अब इसके बाद में भी, अब हम जैसे दूसरे देशों को हम बिजली बेचते हैं, बांग्लादेश को हम बिजली बेचते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि सबसे ज़्यादा, अब बिजली बेचने का मैं तुम्हें काम बताता हूँ कि बिजली बेचते हैं बांग्लादेश को, तो सबसे ज़्यादा जो है बिजली बनता कैसे है, तो भारत में लगभग 60% बिजली, जैसे 100% बिजली बनता है टोटल भारत में, तो 100% में से 60% बिजली भारत में कोयले से बनाया जाता है। अब कोयला कहाँ से निकलता है? कोयला जमीन से निकलता है। कोयला भारत में जमीन से निकलता है। वैसे तो भारत कोयला की कई प्रजातियां होती हैं, कई प्रकार का कोयला होता है। जैसे अब आप कहेंगे तो सबसे जो उच्च कोटि का जो कोयला होता है, जो 90 से 95% जिसमें जो है जलने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, तो वो वाला अच्छा वाला कोयला जिसको एंथ्रासाइट कहते हैं। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट। तो भारत में जो लिग्नाइट नाम का कोयला, एक तीसरा टाइप का और होता है, तो वो जो है सबसे रद्दी कोयला होता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो है एंथ्रासाइट तो बहुत कम मात्रा में है, और सबसे ज़्यादा कौन सा है? लिग्नाइट कोयला भारत में बहुत ज़्यादा है। तो हम जो है लिग्नाइट कोयला की जो जलने की जो क्षमता होती है वो 60 से 70% के आसपास वो जो है जलने की कैपेसिटी होती है, यानी वो 60 से 70% अच्छा कोयला होता है। मतलब कहने का ये है कि उसमें जो जलने की जो प्रज्वलन क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो 70% या 60 से 70% होती है। उसमें 95% होती है एंथ्रासाइट में, लिग्नाइट में कम होती है। लेकिन इसके बाद में एक और जो कोयला होता है उसमें तो 40% ही होती है। तो भारत में दो तरह का कोयला सबसे ज़्यादा है। कौन सा? सबसे ज़्यादा तो कोयला है हमारे पास लिग्नाइट, और दूसरा कोयला है जो सबसे जो अब उसका नाम याद नहीं मेरे को, जो 40% उसमें जो जलने की जो प्रज्वलन क्षमता है वो वाला। तो ये दो तरीके। एंथ्रासाइट हमारे पास कम है, लेकिन हमें एंथ्रासाइट की जरूरत पड़ती है तो हम विदेश से खरीदते हैं उसको। हम क्या करते हैं? हम विदेशों से खरीदते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब ये भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है ये भी आप सोच सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारी खान है हमारी कोयले की, जैसे कि आपने देखा होगा रानीगंज की खान है, पश्चिम बंगाल में कोयला काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा हीरा पन्ना की खानें हैं, जहाँ पर मध्य प्रदेश में भी कुछ क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो कर्नाटक में भी कुछ क्षेत्र में, आंध्रा में कुछ क्षेत्रों में जो है कोयला की खानें हैं। तो इन सभी जगह पर जो है कोयला मिलता है। तो अब कोयले की अगर मैं डीप में जाऊं तो बहुत सारी बातें आपको बता सकता हूं, लेकिन समय की मर्यादा होते हुए ही मैं आपको जो है आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे तो वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी तो हम बात कर रहे थे कि जो है ये घाटा जो हम व्यापारिक घाटा जो हमें पड़ता है हर साल, ट्रेड डेफिसिट जो होता है वो जो है हर साल हमें लगभग 100-125 बिलियन डॉलर का हर साल रहता है। और इसी के कारण हमारा देश जो है, अब इसको आप सोच रहे हो ये घाटा होता है तो इसकी पूर्ति कैसे होती है? तो भारत की जो पूर्ति है, जो भारत की जो पूर्ति है, इसकी पूर्ति कैसे होती है? तो पूर्ति के लिए हमें इसके लिए आपको पता है कि अब इससे पहले इसकी पूर्ति हमें विदेश से कर्ज लेके होती है। अब हम जो सरकार जो संस्था इसकी रिपोर्ट निकाल रही है, IMF और वर्ल्ड बैंक, उनसे हम हर साल अपना कुछ ना कुछ गिरवी रख कर हम जो है उसको जो है क्या करते हैं, उनसे हम धन लेते हैं, विदेशों से हम कर्ज मांगते हैं, कर्ज लेते हैं, और कर्ज लेने के बाद में उस कर्ज में से पहले इसको जो है पटाते हैं, ट्रेड डेफिसिट को पटाते हैं, और फिर दूसरी साल का हम व्यापार करते हैं। समझ रहे हैं ना? फिर दूसरी साल का हम व्यापार चालू करते हैं। तो अब 100 बिलियन डॉलर का हर साल हमें घाटा होता है। और वो होता क्यों है? हमारे मूर्ख नेताओं और हमारे भ्रष्ट अधिकारियों के कारण। अगर ये सारी चीज़ें, ये पॉलिसी बढ़िया बनाने लगें,
अब कुछ हमारे बुद्धिजीवी भी हैं जिनको हम प्रोफेसर्स बोल सकते हैं, रणनीतिक सलाहकार बोल सकते हैं, सचिव बोल सकते हैं, सेक्रेटरी बोल सकते हैं, लेकिन ये जो है अपना जो है पता नहीं किस तरीके से इन पॉलिसियों को बनाते हैं। कहने को मैं बहुत सारी बातें अभी जो है बताऊंगा आपको, आने वाले समय में धीरे धीरे ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो है पार्ट 1 रहेगा, तो वीडियो इस बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ कि ये जो व्यापारिक घाटा है, इसी के कारण जो है हमें हर साल जो है व्यापार में घाटा पड़ता है। हम सामान ज़्यादा देते हैं, कम सामान जो है यानी सामान ज़्यादा खरीदते हैं और कम सामान बेच पाते हैं। ऐसा होता है ना, कम रुपए का सामान हमने बेचा, वो ज़्यादा रुपए का हमने सामान खरीदा, तो हमें ऑब्वियसली सी बात है कि हमें घाटा होगा, तो इसीलिए हमें ये घाटा पड़ता है। ठीक है। दूसरी बात एक और चीज़ है, भारत का जो सामान होता है वो सबसे सस्ता बिकता है दूसरे देशों में। ये सामान घाटे में तो है ही, लेकिन सामान हम सबसे ज़्यादा देते हैं, कम पैसे में सबसे ज़्यादा सामान देते हैं, तब ये इतना है, समझ रहे हो, तब ये इतना घाटा है। अगर हमने सबके देशों के बराबर अगर इसको बेचना, रेट में बराबर बेचना शुरू कर दिया, तो भारत का सामान कोई लेगा ही नहीं। ऐसा कहते हैं ये। मैं कह रहा हूँ कि हमें किसी विदेशी को सामान बेचने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे देश में ही इतना जो है जनसंख्या है कि दूसरे देशों की जो कंपनियां हमारे देश में व्यापार कर रही हैं, तो हमें दूसरे को सामान क्यों बेचना है? हमारे देश में तो खुद ही जो है, हाँ, अब यहाँ पर भारत का भी मैं तुम्हें हाल बताऊँ। भारत का हाल इतना बुरा है कि जब भारत में जैसे दाल की जो मंडियाँ देखी होंगी, दिल्ली की आज़ादपुर मंडी है, आपने देखा होगा चकरपुर मंडी, कानपुर, बरेली की मंडी, इसके अलावा बहुत सारी भारत की बड़ी बड़ी मंडियाँ हैं। सबसे बड़ी दिल्ली की मंडी है। तो जब जो मंडी में जब सामान जो आता है बिकने के लिए, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो सामान आता है वो कोलकाता की मंडी में भी आता है। तो यहाँ पर जब म्यांमार का सामान आ जाता है, तो आपको पता है म्यांमार की दाल आ जाती है। जब म्यांमार की दाल आ जाती है इम्पोर्ट होकर, तो वो दाल जो है म्यांमार जो है म्यांमार चिपका हुआ देश है भारत से चिपका हुआ है। तो भारत के साथ व्यापार करने में भारत जो है म्यांमार को कोई घाटा नहीं होता। तो वो क्या करता है कि विदेश में जब सामान को जो अपने कन्वेंस के साथ अगर ले जाएगा, तो उसको जहाज लगाने पड़ेंगे, सेना लगानी पड़ेगी, व्यापार में जो है दूसरे व्यापार में डंप मारना पड़ेगा सामान को, तब बेचना है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो उनका जो है जो ट्रेवल का होता है, जो ट्रेवलिंग का जो होता है, तो वो सबसे बड़ा भाड़ा जो होता है, भाड़ा का बचता है। तो सबसे बड़ा फायदा जो है चाइना को और म्यांमार को यही होता है, बांग्लादेश को यही होता है हमारे देश के साथ व्यापार करने में, कि इनको जो है कुछ लेने नहीं जाना पड़ता। इनको तो बहुत जल्दी, ये तो बहुत कम किराए में जो है भारत में सामान ला कर रख देते हैं। और चाइना तो इतना चालू है, चाइना भारत में सामान को डंप कर देता है, अपना सामान डंप कर देता है, पड़ा छोड़ देता है। फिर भारत जो है शर्मिंदा होकर अपनी आँखों की उस करके जो है हदों में रख कर जो है इस सामान को क्या करता है, भारत जो है फिर अमेरिका चाइना के पैसे दे देता है कि ये लो, वो तो डंप करके भाग जाता है। चाइना जो है भारत में जो है सामान को डंप करके भाग जाता है, लेकिन फिर भी जो है हम जो है चाइना को पैसे देते हैं कि चलो आपका सामान जो है हम खरीद लिया, हमने बेच लिया। क्योंकि उनका सामान अगर वो दूसरे देशों में बेचते तो उनको जो है बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ती तो उनको भाड़ा लगता। तो चाइना का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि नज़दीक में सामान बिक जाए और भाड़ा कम लगे, तो उनको बेचने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है और परेशानी बच गई दुनियादारी की। और भारत सबसे ईमानदार देश है, तो अच्छे से पैसा देता है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर जो है भारत में सभी सामान की खपत अच्छे से हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पर। भारत के साथ व्यापार करने में कोई भी देश डरता इसीलिए नहीं है कि बहुत ईमानदार देश है भारत। ये अलग बात है कि भारत ईमानदार देश है, सबके पैसे देता है, लेकिन यहाँ के जो करप्ट नेता हैं वो इतने हरामी हैं कि दूसरे देशों से पैसे ले लेते हैं कि हमारे देश में आओ, व्यापार करो और हमें घाटा दिलवाओ। ऐसी पॉलिसियाँ वो लोग बनाते हैं। अब इसके बाद में मैं आगे बात करूँगा कि जो है मैंने आपको बताया कि यूके का जो रुपया है, वो पाउंड है, वो थोड़ा सा महंगा हो गया है डॉलर के जो अपेक्षा। और जो जापान का येन है वो भी थोड़ा सा महंगा हो गया है, क्योंकि तो उसकी वजह से जो है रुपया जो है डाउन हुआ है। रुपया डाउन होने की वजह से ही जो इकोनॉमी जो है ये जो है हमारी 6वें नंबर पर पहुंची है। ये तो हुआ एक कारण। इसके अलावा अब मैं बात करूंगा कि भारत में निर्यात करते हैं तो उसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट होता है, ये तो आपको पता ही चल गया होगा। इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं कि भारत में जो घाटे पड़ते हैं,
तो अब हम सबसे पहले ये बात करते हैं, जैसे कि बजट की बात कर लें थोड़ी सी। तो वित्तीय आंकड़े क्या हैं कि भारत में जो अभी बजट पेश हुआ है, भारत में इस साल का जो बजट है वो क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर जो है भारत की जो सरकार है उसका जो उनकी एक मंत्री हैं, उनका नाम है केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, उनका नाम क्या है, निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण ने अभी जो है 26-27 का बजट पेश किया। तो जब उन्होंने बजट पेश किया तो बजट में उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने टोटल एक्सपेंडिचर कितना बताया है। तो वो एक्सपेंडिचर है बजट का जो है वो है कि 53,47,315 करोड़ रुपए। ठीक है, कितना, 53,47,315 करोड़ रुपए जो है, इतना जो है इतने रुपए का बजट जो है पेश किया गया है इस बार। ठीक है, कितना किया जाए, ये जो है किया गया है कितना, ये किया गया है आपका 53,50 करोड़, ऐसे मान सकते हैं। 53,47,315 करोड़ रुपए जो है, इतना जो है बजट जो है पेश किया गया है। ठीक है, इतने रुपए का टोटल बजट है हमारा, टोटल एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं इसको। अब इसके अलावा ये जो है इसमें पिछले बजट को देखते हुए इसमें जो है कितना इजाफा किया गया है, कितना बजट बढ़ा है हमारा। तो बजट बढ़ा है 7.7%, 7.7% बजट बढ़ा है। अगर हम इसमें से 7.7% जो है पैसा निकाल दें तो जो है पिछला बजट जो है आंकड़ा निकल आएगा, पिछला बजट का आंकड़ा निकल आएगा कि जो है पिछले साल जो है हमारा 49-45 कुछ का था, शायद ऐसा कुछ का था। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा कुल व्यय जो है, कुल टोटल एक्सपेंडिचर है, कुल व्यय जो है वो तो अब मैंने आपको बताया कि 53.5 लाख करोड़ रुपए का है। लेकिन अगर हम कुल प्राप्तियों की बात करें, तो कुल प्राप्तियां कितनी हैं, यानी बिना उधार लिए हम कितने रुपए हमारे पास हैं उनकी बात करते हैं। तो वो अगर हम बात करें तो वो हमारे पास हैं 36.5 लाख करोड़ रुपए। कितने, 36.5 लाख रुपए। अब ये बताइए 53.5 लाख करोड़ रुपए का अगर बजट पेश किया गया है कि इतना खर्चा करना है हमें, लेकिन हमारे पास पैसा, हमारी जेब देखी हमने तो हमारी जेब में रुपया है 36.5 लाख करोड़ रुपए। तो अब बीच का जो डिफरेंस है वो कहाँ से आएगा, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कर्जा। क्या चाहिए, कर्जा। तो कर्जा चाहिए, तो कर्जा क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो हम पिछली साल का व्यापार जो किया है, पिछले 2025 में हमने जो व्यापार किया है 1 फरवरी से लेकर के और 31 मार्च तक जो हमने 1 फरवरी को बजट पेश होता है, तो बजट फरवरी तक जो हमने व्यापार किया है वो जो है 31 जनवरी से लेकर के और 1 फरवरी तक जो हमने व्यापार किया है उसमें जो जितना घाटा पड़ा है तो पहले तो हम उसको देंगे, वो हमें भरना है। उसके बाद में फिर जो पैसा बचेगा उसको हम यहाँ पर लेंगे। तो 100 बिलियन करोड़ मैंने आपको बताया था, उस वाली पीछे जो बताया था वो 119.5 बिलियन करोड़ रुपए जो हमें चाहिए, चाहिए। तो अब वो वाला पैसा, और दूसरी बात इसमें हमें कम पड़ रहा है वो वाला पैसा, तो ये दोनों अगर हमें मिला दिए जाएं तो मिलाने के बाद इतना हमें इस साल कर्ज लिया है भारत ने। इस साल जो है विश्व बैंक से या किसी देश से या IMF से इन्होंने, भारत ने क्या किया है, कर्ज लिया है। तो अब कर्ज कैसे लिया होगा, कर्ज के मतलब इन्होंने क्या है कि इन्होंने कुछ ना कुछ जो है अपना गिरवी रखा होगा, तब वहाँ से इनको कर्ज मिला है। तो भारत का कर्ज आपने देखा होगा हर साल दर साल बढ़ता जा रहा है। तो पहले जब हम 2013-14 की बात करें तो भारत पर 153 लाख बिलियन करोड़ रुपए का कर्ज था, लेकिन अगर आज की बात करें तो आज भारत के पास 250 लाख रुपए कर्ज है, यानी 253 लाख रुपए का करोड़ लाख रुपए का कर्ज है। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि भारत जो है अगर इस कर्ज को पटाना चाहे तो पटा नहीं सकता, 10 साल में भी, 20 साल में भी, 30 साल में भी, 40 साल में भी। इतना बड़ा कर्ज है आज की डेट में। और जिस तरीके से अभी इकोनॉमी चल रही है, इस तरीके से इकोनॉमी जो है ये किसी दिन क्रैश होने वाली है। मैं तो कहता हूं कि अगर यही वाला हाल रहा तो आने वाले 5-10 साल में ही इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी।
आपको देखने को मिल जाएगा। अगर ये वर्तमान सरकार रही तो आने वाले, वर्तमान क्या, सरकार कोई भी हो, लेकिन जो है ऐसा संभावना बन रही है कि इस तरीके से ही अगर भारत देश चलता रहा तो जो है इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी, इस बात की गारंटी है। क्योंकि विदेशी कंपनियां भारत को बड़े अच्छे तरीके से लूट रही हैं और लूटने के लिए यहाँ पर भारत में जो है, भारत के जो नेता हैं, भारत के जो काले अंग्रेज हैं, ये विदेशी कंपनियों से पैसे लेकर उनको एंट्री देते हैं। तो इस वजह से ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर करप्ट जो नेता जो हैं, जो वो तो इनको एंट्री देते हैं कंपनियों को, और जो अधिकारी हैं वो घूस लेकर कंपनी से उनके प्रोडक्ट्स को पास करते हैं, उनके सामान, उनके जो है ज़मीनें पास करते हैं, उनके लिए जो है लोन पास करते हैं। वो सारी चीज़ें जो है उनको यहीं पे मिलते हैं। जैसे कि अब मान लो, चाहे मानते हैं पेप्सी कोला एक कंपनी है, अब वो क्या है कि यहाँ भारत में व्यापार करती है, तो वो अपने देश से कुछ लेके थोड़ी ना आती है। 4 लाख रुपए लेके आई थी और आज उसकी इकोनॉमी देखोगे तो आपकी आंखें तौड़ जाएंगी, क्योंकि वो हर साल 400-500 लाख करोड़ रुपए यहाँ से 400-500 करोड़ रुपए हर साल जो है भारत से बाहर ले जाती, अमेरिका ले जाती है। ऐसे ही दवाइयों की कंपनियां हैं, इसी तरीके से जो किसानों के जो बीज होते हैं उनकी कंपनियां हैं, उसी तरीके से जो किसानों के जो फर्टिलाइजर होते हैं उनकी कंपनियां हैं, उसी तरीके से भारत के जो डाई यूरिया जो वगैरह होते हैं उनकी जो कंपनियां हैं वो हैं। ये सब पैसा विदेश में जा रहा है। इसके अलावा अब कोलगेट है, कोलगेट वगैरह हम यूज करते हैं, वो सभी कंपनियां हैं। इसके अलावा जो आप देखते हैं शैम्पू वगैरह बालों में लगाते हैं, जैसे हिंदुस्तान लीवर की कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सभी क्या है, वो सब पैसे कंपनी जो है अपना फ़ायदा भारत में कंपनियां करती हैं और उसको फ़ायदे को बाहर ले जाती हैं विदेशों में। तो ये सबसे बड़ी कंपनी, जो सबसे बड़ा जो इशू है भारत के अंदर वो यही है। और इकोनॉमिक क्रैश इसीलिए होगी क्योंकि भारत का जो पैसा है, जो भारत को इकोनॉमिकली मजबूत कर सकता है, वो पैसा तो कंपनियां बाहर ले जाती हैं विदेशों में। इसके बाद में भारत पर जो है, जो भारत को जो सामान जो है विदेशों से जो खरीदता है उसका जो एक्सपोर्ट होता है। तो भारत की संस्कृति उन्होंने पहले से बदल रखी है। तो भारत की संस्कृति क्या, उनकी मानसिकता चेंज कर रखी है। अब इसमें बहुत बड़ा जो है सीन है कि जो है कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने भारत की मेंटलिटी बदली पहले, और अभी भी आपने देखा है कि वेस्टर्न कल्चर भारत पर हावी हो रहा है। अब भारत पर जब वेस्टर्न कल्चर हावी होगा तो होगा क्या, होगा यही कि जो भारत में जो चीज़ें नहीं बिकनी चाहिए, भारत में जो चीज़ें भारत की खरीदनी चाहिए, भारत में जो चीज़ें हाथ की बनी हुई पहननी चाहिए, खरीदनी चाहिए, उनका यूज करना चाहिए, वो मशीनों की बनी हुई चीज़ें। अब जैसे मैं ये सभी भारत के जो नेताओं की बात करता हूँ, इन हरामखोरों की, तो ये हरामखोर क्या करते हैं कि भारत की जो कंपनी है, भारत का जो वर्कर है वो खादी के कपड़े बनाता है। खादी के कपड़े बनाने के बाद हाथ से, जैसे कपास किसान पहले खेत में उगाएगा, उसके बाद में फिर कपास के जो है आपको पता है कि उसको उसकी रुई बनेगी, कपास बनेगी, कपास से फिर क्या बनेगा, फिर सूत बनता है, सूत के बाद में फिर जो है चरखे से उसको सूत बनता है, उसके बाद में फिर जो है उसके वर्कर्स उसके कपड़ा बनाते हैं, कपड़े के बाद में फिर वो खादी का कपड़ा बनता है पूरा, खादी के बाद में फिर उसको जो है कपड़ा बनने के बाद में फिर उसके पैंट शर्ट कुर्ता पजामा जो कपड़े हैं, धोती, सब जो है तैयार किए जाते हैं। अब हालांकि ये काम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा, गुजरात में सबसे ज़्यादा, सूरत वगैरह में आप देखेंगे तो वहाँ पर मिलेगा। तो ऐसे जो है तमाम देशों में ये काम होता है। पहले तो पूरे भारत में भी होता था, हमारे घर पे भी खुद ही का, मैंने अपने घर में भी चरखा देखा है, तो घर घर में ये सूत कटता था, अपने घर पे ही कपड़ा बनता था, उससे ही जो है मैं बहुत डीप में आपको बता सकता हूँ क्योंकि मैंने चीज़ें एनालिसिस करी हैं। वहाँ का सेवाग्राम जो आश्रम है वहाँ गांधी जी का, वहाँ पर ये भी आप बता सकते हैं कि 30 दिनों में अगर एक आदमी अगर 30 दिन तक अगर 1 घंटा काम करता है तो वो जो है 4 लोगों को कपड़ा पहना सकता है, 4 लोगों को कपड़े पहना सकता है, 4 लोगों को कपड़े बनाकर पहना सकता है। अब समझ रहे हैं ना, भारत ऐसा देश था कि अगर 1 घंटे कोई डेली जो है चरखा से सूत काटता है तो वो भारत को 4 घंटे जो है 4 लोगों को कपड़ा पहना सकता है। तो ऐसी प्रथा थी हमारे देश में। तो अब मान लो कि भारत में 33 करोड़ जनसंख्या थी, तो 33 करोड़ संख्या में से आप जो है, मैं मानता हूँ कि कम से कम 5-10 करोड़ लोग तो कम से कम जो है चरखा चलाते होंगे। जो हमारी माताएं थीं या हमारे पुरुष थे, जो हमारे बहन भाई थे, जो फ्री रहता होगा वो 1-2 घंटे चरखा चलाता होगा, उससे कपड़ा बनता होगा, कपड़ा बनने के बाद अब कपड़े भी पहनते हुए होंगे लोग। तो ये सी चीज़ें थीं, लेकिन वो सब जो है
अब लोगों ने उसको इग्नोर कर दिया है। और ये जो हरामखोर नेता जो है लेलिन एक ब्रांड है जो विदेशी है, उसके कपड़े पहनते हैं। वो मशीन से बनाया जाता है, वो कपड़ा विदेश में ही बनता है। विदेशी कंपनी यहाँ भारत में भी बनाती होंगी, अब तो उसके प्रोडक्ट आ चुके होंगे, वो भारत में बनते होंगे, लेकिन वो विदेशी कंपनी है। तो ये जो है खादी का कपड़ा क्यों नहीं पहनते? मैं तो कह रहा हूँ ये नेता ही अगर भारत का अगर 1-2 करोड़ अगर आदमी जो है 2-3 करोड़ 5 करोड़ 150 करोड़ जनसंख्या, अगर 10% जनसंख्या भारत की अगर जो है जो खादी के कपड़े पहनने लग जाए, 10% जनसंख्या भारत की 15 करोड़ जनसंख्या पहनने लग जाए, तो खादी से कम नहीं तो 1 करोड़ लोगों को तो तुरंत ही जो है जॉब मिल जाएगा, उनको तुरंत रोजगार मिल जाएगा। और ऐसा नहीं कि हाथ का कपड़ा खराब होता है, आप पहनेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आता है। वो गर्मियों में ठंडा और ठंडों में गर्म रहता है। ऐसा कपड़ा मैंने अपनी लाइफ में कभी जो है देखा है, लेकिन जो है उससे अच्छा कपड़ा मैंने नहीं देखा, इतना अच्छा कपड़ा है वो। तो आप देख सकते हैं। तो ये बहुत वैसे बहुत हैं बात करने के। आज मेन रीज़न यही था बोलने को, तो मैं और भी बोल सकता हूँ। जैसे कि आगे हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, मैंने अभी तो बताया। हाँ, अभी मैं बात करने वाला था कि जो हमें जो टोटल रिसिप्ट जो होती हैं, जैसे टोटल एक्सपेंडिचर, उसके बाद में टोटल रिसिप्ट। तो जो रिसिप्ट हैं, जो रिसिप्ट का मतलब ये होता है कि बिना उधार लिए हुए जो हमारे पास पैसा है 36.5 लाख करोड़ रुपए, तो ये जो है जो हमारे पास आता है, ये आता कहाँ से, हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं? तो हाँ, अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये जो पैसा आता है, ये पैसा जो है सभी जो हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 तरीके के भारत में टैक्स होते हैं। कितने तरीके के? 2 तरीके के टैक्स होते हैं भारत में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जो टैक्स जो है, टैक्स से कलेक्ट करके, टैक्स के जो पूरे भारत में टैक्स लगते हैं इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उनसे जो है ये रुपया कलेक्शन होके आता है। तो कलेक्शन कौन करता है? कलेक्शन करते हैं भारत के अधिकारी, रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं। जैसे कि रेवेन्यू का काम बहुत बड़े क्षेत्र में, जैसे यूपी जो आईएएस होता है, आईएएस जो कलेक्टर वगैरह होते हैं, इनके अंडर में आता है। जैसे लेखपाल वगैरह होते हैं, जो बीडीओ वगैरह होते हैं, ये आपने देखे होंगे। इनके जो ये सब कलेक्शन करते हैं, ये कलेक्शन का काम करते हैं, और ये कलेक्शन करके सरकार को रुपए देते हैं। दूसरा रुपया होता है इनडायरेक्ट रूप से। इनडायरेक्ट रूप से क्या होता है? जैसे कस्टम्स ऑफिसर होते हैं, वो भी आपने देखा होंगे, इनडायरेक्ट रूप से भी पैसा आता है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल जीएसटी, अब जीएसटी क्या है? ये इनडायरेक्ट रूप से पैसा आता है। ये जो है सरकार वसूलती नहीं किसी के ऊपर, ये प्रोडक्ट पे जो है जो सरकार जो है टैक्स लगा देती है प्रोडक्ट पे। किसी भी सामान को भारत में तुम खरीदने जाते हो, किसी भी पढ़ाई का कोई कोर्स खरीदते हैं, तो उस पर आपने देखा होगा जीएसटी लगता है। तो जीएसटी नाम का जो टैक्स 2017 में भारत सरकार ने लगाया है, तो ये जो टैक्स है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है। तो ये जो है, ये टैक्स को बढ़ाते जा रहे हैं। भारत में लगभग 100 रुपये अगर आदमी कमा रहा है, तो 87 रुपये टैक्स में चले जाते हैं हर एक आदमी के। तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं कि भारत में कितना बड़ा टैक्स सिस्टम है। और चाणक्य कहते हैं कि जिस सरकार में, जिस राज्य में, जिस देश में टैक्स जितना ज़्यादा होगा, वहाँ की जनता उतनी ज़्यादा परेशान और गरीब रहेगी। तो ये वही सीन ये है कि ये जो है टैक्स कर करके जो है भारत में इन पर स्ट्रेटेजी आती नहीं है, और स्ट्रेटेजी के बिना व्यापार करते हैं, व्यापार में घाटा जाता है, घाटे के लिए कर्ज लेते हैं, कर्ज लेने के बाद में फिर क्या होता है, कर्ज को पटाने के लिए फिर कर्ज लिया जाता है। समझ लो ना, सरकार चलाने के लिए कर्ज लिया, फिर कर्ज को पटाने व्यापार में हुआ उसके लिए भी कर्ज लिया, और फिर यही नहीं कि अभी लिया, इस साल फिर व्यापार करेंगे तो अगली साल फिर कर्ज लिया, और फिर इस साल कम पड़ गया तो फिर अगली साल कर्ज लिया। तो कर्ज होते होते एक टाइम पे तो इकोनॉमी क्रैश होना ही होगी ही। नेपाल में आपने देखा होगा, बांग्लादेश में देखा, श्रीलंका में देखा, ऐसे ही यहाँ भी देखने को मिलेगा आपको आने वाले समय में, और बहुत जल्दी मिलेगा। मैं तो कह रहा हूँ इसी कार्यकाल में कहीं देखने को मिल जाए, क्योंकि जिस तरीके से जनता अभी रोष में है, उस तरीके से आप जो है आप देख सकते हैं मजदूरों के लिए जॉब नहीं है, मजदूरों के अधिकारों को हनन किया जा रहा है। कहीं भी कंपनियां जो है ये जो है अपना करी, और पुलिस को और सेना को इतना मजबूत कर दिया जा रहा है, पुलिस को इतना ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है कि जो है आदमी को गुलाम, अंग्रेजों की सी पुलिस हो गई है। मैं तो कह रहा हूँ कि पहले जो है कैसे, पहले ऐसी छवि में तो किताबों में तो मैंने पढ़ा है, देखा तो है नहीं हालांकि, लेकिन मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है, अपने गुरुओं से सुना है, और अपनी किताबों में पढ़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो वाले लक्षण यहाँ भारत में बनने लगे हैं, और ये जो है छोटा मोटा आंदोलन नहीं है, ये आने वाले समय में जैसे कि
जब भारत ने छुटकारा अंग्रेज़ों से पाना शुरू किया तो लगभग 100 साल हमें लग गए तब जो आज़ादी मिल पाई। और मुझे फिर लग रहा है कि इन काले अंग्रेज़ों से अब जनसंख्या जो भारत की जो आबादी है वो जागृत तो हो रही है, लेकिन अभी आंदोलन होते 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 इस सिस्टम से निकलने में भारत सरकार को कम से कम 50 से 100 साल लग जाएंगे। और इसमें लगभग मैं बता रहा हूँ, अगर सिस्टम चेंज होता है तो पिछली बार आपने देखा होगा कि हमारे कितने स्वतंत्रता सेनानी मारे गए, उसमें 7,32,735 780 जो वीर सपूत हमारे मारे गए। इसी तरीके से मुझे लग रहा है आगे भी बहुत सारी कुर्बानियाँ हमारी जाएंगी, तब ये सिस्टम चेंज होगा। क्योंकि सबसे बड़ा निष्कर्षण एक ही निकलता है कि ये जो अंग्रेज़ों का सिस्टम है ये हटाया जाएगा, तभी जो है व्यवस्था परिवर्तन होगा, सत्ता परिवर्तन होगा, और सत्ता परिवर्तन होगा तभी व्यवस्था परिवर्तन होगा। तो जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता तब तक यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं। ये सब नेता जो हैं ऐसे ही खाते रहेंगे, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, ये सब तुम्हें ऐसे ही खाते रहेंगे। जीडीपी ग्रोथ को बताते रहते हैं कि फलानी होगी, इतनी होगी, और कुछ नहीं है। सब जो है देश को बर्बाद, कंकाल, खोखला कर दिया गया है इन देशों के, इन जो है लोगों के द्वारा। बहुत सारी बात मैंने इसमें की है, और आने वाले समय में फिर अगली क्लास में, अब तो डेली मैं आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करता रहूँगा। तो इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, और ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, और मुझे लगता है कि आपको अच्छी लगेगी ये वीडियो। हम वैसे बात तो और भी करने वाले थे, रेड कॉलर जॉब के बारे में बात करने वाले थे, ब्लू कॉलर जॉब के बारे में हम बात करने वाले थे, इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ कैसे होती है, लॉस कैसे होती है, ठीक है ना, ये सारी हम चीज़ें बात करने वाले थे, लेकिन हम नहीं कर पाए। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर लेके आएंगे सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, तो उन पर सबसे बात करेंगे, सब में बात करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।